नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हम निबंध पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने शुक्ल पूर्व युग के निबंध पढ़े थे और उसके पश्चात हमने शुक्ल युग के निबंध पढ़े थे और आज हम शुक्लोत्तर युग के निबंधों को पढ़ेंगे। तो डिटेल से मैं आज आपको यहाँ से बताने वाली हूँ डिटेल्स चीज़ें। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। और हाँ, मैं यहाँ पे हाइलाइटेड चीज़ें ही आपको बताऊंगी, यानी कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उनको ही बताऊंगी। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट डाउन करते रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, वैचारिक निबंध। अब हमने क्या कहा था, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो शुक्ल युग है, शुक्ल जी ने जब निबंध, क्योंकि शुक्ल जी को हम निबंध के केंद्र में रख करके पढ़ते हैं, तो शुक्ल युग के बाद जितने भी निबंधकार हुए हैं उन्होंने नए नए प्रयोग किए और नई नई टेक्निक जो है निबंध के क्षेत्र में प्रयोग किए। तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण विधियां जो हैं निबंध की, वो कुछ इस प्रकार से हैं। यानी कि शुक्ल युग के बाद जो मुख्य रूप से निबंध लिखे गए, वो जो विधियां थी, एक तो थे वैचारिक निबंध। किस किस प्रकार के आपसे पूछे जाएंगे कि शुक्लोत्तर युग में कौन कौन से निबंध, किस किस प्रकार के निबंध लिखे गए। तो सबसे पहला उसमें आएगा वैचारिक निबंध। तो इस युग के वैचारिक निबंधों में विचार की स्पष्टता और तर्कपूर्ण चिंतन के साथ साथ विचारात्मक आग्रह भी व्यक्त हुए। अब हम देखो, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामविलास शर्मा, रामवृक्ष वेनीपुरी, नगेंद्र आदि के निबंधों से उनकी वैचारिक दृष्टि का परिचय मिलता है। इन निबंधकारों ने अपने निबंधों के लिए समसामयिक विषय चुने। तो जो वैचारिक निबंध थे, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये वैचारिक निबंधकार हैं और इन्होंने जो है अपने निबंधों के लिए जो समसामयिक विषय, जो करंट के उस समय के विषय थे, उनको चुना। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, व्यंग्य निबंध दूसरा है इसमें, व्यंग्य निबंध। तो देखिए यूँ व्यंग्य निबंध हिंदी में भारतीय युग से आरंभ हो चुके थे, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यंग्य निबंध के लिए नए युग की शुरुआत हुई। तो वैसे तो थोड़ा बहुत जो हमें देखने को मिलते हैं भारतीय युग में ही व्यंग्य निबंध, व्यंग्य मतलब जहाँ पे व्यंग्य किया जाता है किसी चीज़ को लेकर के, या जो समसामयिक विषयों पे अगर कोई कटाक्ष करता है तो उस तरह के निबंधों को हम व्यंग्य निबंध की श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रकार जो व्यंग्य निबंध थे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हिंदी व्यंग्य लेखकों में, यानी व्यंग्य निबंध लेखकों में हरिशंकर परसाई इसमें महत्वपूर्ण है, शरद जोशी हैं, रविंद्रनाथ त्यागी हैं, प्रभाकर माचवे हैं, गोपाल प्रसाद व्यास हैं, बरसाने लाल चतुर्वेदी आदि प्रमुख हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें हरिशंकर परसाई ही आते हैं। ठीक, चलिए देखिए, इसके बाद जो अगली जो थर्ड नंबर की यहाँ पे निबंध की शैली है, वो है ललित निबंध, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पिछले जो एलटी का पेपर हुआ था उसमें भी एक प्रश्न ऐसा कुछ उठाया गया था कि हिंदी में ललित निबंधों का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो मैं आगे भी इस पर आपसे चर्चा करूँगी, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, ललित निबंधों में निबंधकार अपने भावात्मक, पहले तो आप ये जान लीजिए कि ललित निबंध होते क्या हैं। ठीक है, भावात्मक व्यक्तित्व को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहता है कि वह सरस अनुभूतिजन्य, आत्मीय और रोचक लगे। इसमें बल सरस शैली पर दिया जाता है। इसकी भाषा में शुष्कता नहीं बल्कि कल्पनाशीलता, सहजता व सरसता होती है। तो जो ललित निबंध होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यानी कि कल्पनाशीलता होती है, उसमें सहजता होती है और सरसता होती है। यानी कि उसमें भाषा की शुष्कता मतलब थोड़ा रूखापन जिसे हम कह सकते हैं। तो बहुत ही मतलब मधुर भाषा कह सकते हैं कि जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, जो अच्छी लगने वाली भाषा है, उस तरह के अगर निबंध उस तरह की शैली में लिखे जाते हैं तो उन्हें हम ललित निबंध की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए, ललित निबंध में गहरे विश्लेषण, उबाऊ वर्णन, जटिल वाक्य रचना से बचा जाता है। यानी कि कठिनाई, जैसे हम ललित निबंध जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है हमें उसमें लगती हैं।
और दिलचस्प होती हैं, मतलब कह सकते हैं ना। तो जटिल वाक्यों का प्रयोग उसमें नहीं होता है, या उबाऊ जिसे हम कहते हैं। अक्सर हम निबंध जब पढ़ते हैं तो हमें मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा ऊब सी महसूस होती है, जैसा रस या जैसे आनंद हमें काव्य पढ़ने में या उपन्यास कहानियाँ पढ़ने में आता है, वैसा अक्सर हमें निबंध पढ़ने में नहीं आता है। लेकिन जो ललित निबंध श्रेणी के निबंध होते हैं ना, उन्हें पढ़ने में काफ़ी मतलब जो है उपन्यास और कहानी पढ़ने जैसा ही आनंद की प्राप्ति होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, है ना। हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रमुख रूप से ललित निबंध लिखे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि एलटी में प्रश्न क्या पूछा गया था। मैंने एलटी का पेपर भी यहाँ अपने चैनल पे डिस्कस किया है। अगर आपने वो पेपर नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पुराने पेपर जब आप देखते हैं ना, तो आपको नए एग्ज़ाम को देने की एक मतलब एक अनुभव हो जाता है, एक आइडिया आता है कि किस तरह से आपसे प्रश्न बनते हैं। तो उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी में ललित निबंधों का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो ललित निबंधों का जन्मदाता कहा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ठीक है। तो वहाँ पे एक ऑप्शन था विद्यानिवास मिश्र। तो गलती से कई लोगों ने उसे विद्यानिवास मिश्र कहा था। अब मैं आपको बताती हूँ विद्यानिवास मिश्र लोगों ने क्यों गलत किया होगा। क्योंकि जो विद्यानिवास मिश्र थे ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा ललित निबंध लिखे हैं, ठीक है। इस शैली में मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा निबंध लिखे हैं। तो एक तो हो गए सबसे ज़्यादा ललित निबंध लिखने वाले, और एक है ललित निबंधों के जन्मदाता। तो जन्मदाता आएगा तो हजारी प्रसाद, और अगर सबसे ज़्यादा ललित निबंध किसने लिखे तो विद्यानिवास मिश्र। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके अतिरिक्त विद्यानिवास मिश्र यहाँ दिया भी हुआ है, उनका नाम विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, विवेकी राय आदि प्रमुख ललित निबंधकार हैं। तो ये आपको विशेष रूप से फैक्ट याद रखना है कि ललित निबंधकार कौन कौन से हैं, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ कि शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग, क्योंकि दोनों सेम हैं और एक साथ चल रहे थे, ठीक है। इस युग के जो प्रमुख निबंधकार थे और उनके कौन से निबंध हैं वो हम अब देखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हैं तो बहुत सारे, तो इसीलिए मैंने इस पूरे पीडीएफ को आपको मैं दे रही हूँ, ताकि आपको इनका नाम ध्यान रखना है कि इस युग के निबंधकार कौन कौन हैं, और उनके सारे निबंध आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, क्योंकि मैं भी इन्हीं को याद रखती थी और जो इम्पोर्टेंट होते थे। तो कैसे आपको पता चलेगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखा हुआ है, बस आपको जो हाईलाइटेड है वही याद रखने हैं, ठीक है। हालांकि नोट आप बना सकते हैं, जैसे मान लो काका काले करके तो कोई निबंध इतने फेमस है नहीं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, तो साहित्य देवता इनका एक ही निबंध है जो कि बहुत फेमस है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसी को लिखेंगे, आप इनको भी नोट्स में रखिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि होता है ना, कई बार मतलब हम जो चीज़ें हमें याद नहीं रहती हम याद नहीं रखते, लेकिन कभी कभार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप इनका ये जो दूसरा है अमीर इरादे गरीब इरादे, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि लिख के ना कहीं दिमाग में वो चीज़ें रह जाती हैं, भले आप याद ना करो। तो देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद इसमें अगले हैं। स्फुट विचार, भाषा की शक्ति, या ये इनके मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एक नज़र ज़रूर पड़िएगा। परशुराम चतुर्वेदी, इनके भी कोई ज़्यादा खास महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद राम वृक्ष बैनीपुरी, इनके महत्वपूर्ण हैं। गेहूं और गुलाब 1950 में इसका प्रकाशन हुआ था। वंदे वाणी विनायको, ये बहुत महत्वपूर्ण, दो ही हैं इनके यहाँ पे, लेकिन दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है पांडे बेचन शर्मा, और इनका है बुढ़ापा और गाली, दो निबंध हैं इनके, ये भी बहुत फेमस रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यशपाल का है, यशपाल का चक्कर क्लब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इलाचंद जोशी का है साहित्य सर्जना, 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था, साहित्य सर्जना, और साहित्य चिंतन भी एक महत्वपूर्ण है, तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद अगले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या, वाग्धारा, तो इनके लिख लेना आप ज़रूर, लेकिन इम्पॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहे हैं ना।
आपको अगर लगते हैं तो आप ज़रूर याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो सारी सही ही हों, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो मेरा तो फ़र्ज़ है कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ और किस तरह से आपको पढ़ना है ये बताऊँ। लेकिन आपको अगर अपना मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, आप अपने मेथड में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो आप ज़रूर अपने मेथड से ही पढ़िएगा, है ना। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कहूँगी कि आप मेरे मेथड से ही पढ़िए। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए जैनेंद्र का देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, जड़ की बात 1945 में, और साहित्य का श्रेय और प्रेय और इतस्ततः, ये 3 इनके मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लगे, इसलिए मैंने इनको याद भी किया था और हाईलाइट करके भी रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए भदंत आनंद कौशल्यायन, जो न भूल सका रेल का टिकट, तो रेल का टिकट इनका याद रख सकते हैं आप। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, इनको तो मैं कहूँगी कि आप इनके अगर हो सके तो सारे के सारे निबंध याद रख लीजिए। तो और बाकी चीज़ें इनके बारे में मैंने बताया कि विद्यानिवास मिश्र क्या है, ललित निबंधकार हैं और सबसे ज़्यादा ललित निबंध इन्होंने ही लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए कितने सारे निबंध इन्होंने लिखे हैं और जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। चितवन की छाँ 1953, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है 1974, इसका सन भी याद रखेंगे आप, ठीक है। और इसके बाद है अगला जो है तमाल के झरोके से, ये महत्वपूर्ण है। अस्मिता के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। संचारणी भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अंगद की नियति, लागो रंग हरी, गांव का मन, ये तो काफ़ी ये नहीं लग रहे हैं उतने इम्पोर्टेंट। और इसमें जो आगे इम्पोर्टेंट हैं वो है नदी, नारी और संस्कृति, ठीक है। पीपल के बहाने, शिरीष की याद आई, और इसके अतिरिक्त है लोक और लोक का स्वर, ठीक है। रथ यात्रा 2002 में आपको याद रखना है। और इसके अतिरिक्त गांधी का करुण रस जो हो गया, और कितने मोर्चे हो गया, साहित्य के सरोकार, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण है साहित्य के सरोकार 2007 में। नंद दुलारे वाजपेयी की अगर हम बात करें तो इनके निबंधों में है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये भी महत्वपूर्ण है, इनके भी सारे याद रखेंगे आप और सन सहित याद रखेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य 1950, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, नई कविता, ये इम्पोर्टेंट है इनका, ठीक है। नई कविता पे इन्होंने निबंध लिखा था। रस सिद्धांत 1977। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जो आप निबंध पढ़ रहे हैं ना, तो कई चीज़ें यही निबंध जो है आपको आलोचना विधा के अंदर भी मिलेंगे। तो अब इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा कि जैसे इन्होंने लिखा हुआ है नई कविता, तो ये जो है कई लोग इसे आलोचना के अंदर रखते हैं, कई लोग इसे निबंध के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये नंदुलारे वाजपेयी हो गए, विद्यानिवास हो गए, शुक्ल जी हो गए, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो जितने फेमस निबंध में रहे हैं उतने ही फेमस आलोचना के क्षेत्र में भी रहे हैं। तो ऐसे में कन्फ्यूजन है और पता करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कौन सी रचना उनकी निबंध साहित्य के अंदर आएगी और कौन सी रचना उनके आलोचना के अंदर आएगी। तो इसलिए इनको दोनों अगर हम याद रखते हैं तो हमें दोनों जगह मतलब पूछी जा सकती है। तो अगर हमें लिखनी हो कि इनकी रचना कौन सी है तो हमें सहूलियत होगी, तो आपको इजीली याद रहेगा। अगर एक जगह आप याद रखते हैं तो आपको दो जगह इसके ये काम आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, ये इनके नंदुलारे वाजपेयी के निबंध हैं। इसके अतिरिक्त देखिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, माटी हो गई सोना, तो ये ही इनके इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी महत्वपूर्ण है, इनके सारे निबंध आप सन सहित याद रखेंगे। अशोक के पुल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी में, विचार और वितर्क ये 1957 है, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। हरिवंश राय बच्चन ने भी कुछ निबंध लिखे हैं, नए पुराने झरोखे हो गए और टूटी छूटी कड़ियाँ, तो नए पुराने झरोखे इनके याद रखेंगे आप, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर महत्वपूर्ण है, देखो दिनकर जी की है मिट्टी की ओर,
अर्धनारीश्वर इनका बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है। और एक अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर ने भी लिखा था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग विधाएं हैं, ठीक है। हमारी सांस्कृतिक एकता 1956 में इन्होंने लिखा था। इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, ठीक है। वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं अज्ञे यहाँ से, क्योंकि ये लोग जो बीच में आप देख पा रहे होंगे वो खास इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आप लोग इनको अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए। अज्ञेय का देखो, त्रिशंकु 1945 में इन्होंने एक निबंध लिखा था, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आत्मने पद जो है 1960 में, और आलबाल लिखी कागज कोरे, ये महत्वपूर्ण है इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, स्मृति छंदा भी एक याद रखेंगे, और एक इसमें है संवत्सर, ठीक है। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट लग नहीं रहे हैं तो आप लोग इनको ज़रूर याद रखें, ठीक। अब आगे कुछ और महत्वपूर्ण निबंधकारों को हम देखते हैं। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि मैं शुक्लोत्तर युग को एक ही वीडियो में कवर करूं, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने से ना आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि ये किस युग का है, या कई लोग होते हैं ना कि मतलब पढ़ नहीं पाते हैं अलग। अगर अगले वीडियो में मैं दूंगी तो एक साथ बनाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पढ़ने में सहूलियत रहेगी। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको इसी वीडियो में बता दूँ। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के जो निबंध हैं उनमें आप देख पाएंगे साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा, इनके भी लगभग सारे याद रखने हैं आपको। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और यही चीज़ें आपको आलोचना के अंदर भी मिलेंगी। लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। इसके अतिरिक्त है परंपरा का मूल्यांकन, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। भाषा, युगबोध और कविता, कथा, विवेचन और गद्य शिल्प, विराम चिन्ह, इनको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके अतिरिक्त अब जो महत्वपूर्ण है उनमें है डॉक्टर नगेंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विजेंद्र स्नातक के यहाँ हमें कुछ खास लग नहीं रहे हैं। खैर, डॉक्टर नगेंद्र के हम देख देते हैं। विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन। तो देखिए, आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, विचार इन्होंने काफ़ी लिखा है। तो 2-3 निबंध इनके जो विचार है इन्हीं पे आधारित हैं। तो आपको थोड़ा सा इस तरह से एक ट्रिक मिल जाएगी याद करने की, ठीक है। अनुसंधान और आलोचना, आलोचक की आस्था के चरण, संपूर्ण निबंध, तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, आस्था के चरण, ठीक है। अमृतलाल नागर ने भी एक निबंध लिखा था, साहित्य और संस्कृति, इसे भी ध्यान रखेंगे आप। प्रभाकर माचवे ने लिखा था, खरगोश के सींग, संतुलन और बेरंग, ये महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। मुक्तिबोध का है नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध का जो निबंध है ना, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, तो ये निबंध संग्रह है इनका, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद अगले जो हैं श्यामाचरण दुबे हैं। इनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास नहीं, माफ़ कीजिएगा, निबंध है, संक्रमण की पीड़ा और समय और संस्कृति, ठीक है। इसके बाद श्यामाचरण दुबे ने एक और भी लिखा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि NCERT क्लास 9th के सिलेबस में है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो हम डीप पढ़ रहे हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि जैसे श्यामाचरण दुबे हैं और उनका आप से क्या पूछेंगे, NCERT का सिलेबस से पूछ लिया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठाकुर प्रसाद सिंह ने एक लिखा था, मोरपंख। रामदरस मिश्र ने लिखा है, बबूल और कैक्टस, ठीक है। विवेकी राय, किसानों का देश, गाँवों की दुनिया, त्रिधारा, फिर बेतलवा डाल पर, तो इनके भी कुछ खास महत्वपूर्ण लग नहीं रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण है इनके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या है, व्यंग्य निबंधकारों में सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उसके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज़, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन,
विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर हो गया, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते। तो प्रेमचंद के फटे जूते आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनके मैं तो यही कहूँगी कि इनके सारे के सारे आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इनके नाम से ही देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा अजीब से नाम है ना, व्यंग्यात्मक टाइप के, जिनसे मतलब हमें एक व्यंग्यपूर्ण उपहासपूर्ण हमें एक दिखाई दे रहा है। तो व्यंग्यात्मक निबंधकार कौन है? हरिशंकर परसाई, ठीक। श्रीलाल शुक्ल जी के निबंधों की अगर हम बात करें तो अंगद का पाँव इन्होंने लिखा था, बहुत फेमस इनका ये एक निबंध है। माफ़ कीजिए दोस्तों, बीच बीच में मैं निबंध को उपन्यास कह रही हूँ, तो आप लोग मेरे मुंह से जो इस तरह के वर्ड निकल रहे हैं इनको आप इग्नोर करेंगे और समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। धर्मवीर भारती का जो है ठेले पर हिमालय महत्वपूर्ण निबंध है। पश्चंती हो गया, कहनी ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। शब्दता भी इनका एक महत्वपूर्ण है। मानव मूल्य और साहित्य किसने लिखा था? धर्मवीर भारती ने। तो ये कहीं पूछा भी गया था, मानव मूल्य और साहित्य किसका निबंध है? तो ये धर्मवीर भारती का बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। डॉक्टर नामवर सिंह बलकम खुद, वाद विवाद संवाद। तो इनका एक ही महत्वपूर्ण है, वाद विवाद संवाद, ठीक। अब जो महत्वपूर्ण निबंधकार हैं उनके बारे में थोड़े से कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी निबंध को कल्पना और लालित्य के अद्भुत विस्तार में मुक्त करने वाले निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद का जो द्विवेदी का स्थान है वो सर्वोच्च है, ठीक। यानी कि लालित्य यानी कि ललित निबंधों को अगर सबसे पहले जो शुरू किया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही किया था। उनके निबंधों में संस्कृति, साहित्य, भाषा विज्ञान, दर्शन, औपनिषदिक चिंतन, इतिहास, कल्पना, मिथक और समकालीन जीवन का एक सजीव चित्र मिलता है, ठीक। अब देखिए द्विवेदी जी के संपूर्ण निबंध अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह और आलोक पर्व में संकलित हैं। यानी कि ये इनके निबंध संग्रह हैं और इनके अंदर इनके बहुत सारे निबंध संग्रहित हैं, ठीक है। उनके निबंधों में कई शैलियों का सम्मिश्रण मिलता है क्योंकि वे प्राकृतिक परिवर्तन की अपेक्षा वैचारिक भाव, बोध और मनः स्थिति के बदलाव पर बल देते थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन से ऐसे निबंधकार थे जो कि प्राकृतिक परिवर्तन की अपेक्षा वैचारिक या भावबोध या मनः स्थिति को बदलने पर बल देते थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। आलोक पर्व निबंध के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को वर्ष 1973 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए किसी विचार की व्याख्या करते हुए कारण कार्य संबंध, तर्क युक्ति, निज मत प्रकाशन और निष्कर्ष प्राप्ति उनकी शैली में सर्वत्र व्याप्त मिलता है। इनके निबंधों में बातचीत शैली का प्रयोग देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उपन्यास पढ़ रहे होंगे या कोई कहानी पढ़ रहे हैं, इस तरह की इन्होंने शैली का प्रयोग किया है, ठीक है। द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में कथ्य को शास्त्रीय ढंग से न कह करके साहित्यिक ढंग से संवाद शैली में अभिव्यक्त किया है। निबंध की शुष्कता से पाठक को बचाने के लिए उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का भी सहारा लिया है, यानी कि बीच बीच में क्या है इन्होंने कुछ हंसी मजाक की चीज़ों को भी उसमें शामिल किया है ताकि पाठक क्या ना हो, बोर ना हो, है ना। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध अशोक के फूल, वसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, इसे ध्यान रखेंगे आप। नया वर्ष, दिमाग खाली है, शीरीष का फूल, वर्षा, गणपति से घनश्याम तक, कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम, शरद शतम, देवदारो, आत्मदान का संदेशवाहक, बसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव। तो ये इनके निबंध हैं, ठीक। राम स्वरूप चतुर्वेदी की एक मान्यता है इनके बारे में कि विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। जैसे कबीर और रविंद्रनाथ दोनों एक जगह पर
मिल जाएं। अब आपको ये कोटेशन ध्यान रखना है। इस कोटेशन को आपको कैसे ध्यान रखना है कि ऐसा मतलब यहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन साहित्यकार है या कौन सा निबंधकार है जिसने कबीर और रविंद्रनाथ को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया, या एक जिनके निबंधों में मतलब हमें रविंद्र और कबीर एक साथ दिखाई देते हैं, ऐसे कौन से निबंधकार हैं? तो वो कौन से हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन से निबंधकार हैं जिनको रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर और रविंद्रनाथ की मतलब समानता जहाँ दिखाई है, तो वो रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही कहा गया है। ठीक है, तो दोनों ही नाम आपको कहने वाले के विषय में भी ध्यान रखना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, और किसके विषय में कहा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विद्यानिवास मिश्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। जो विद्यानिवास मिश्र थे ना, इन पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव देखा जा सकता है। इनके ललित निबंध विषय वस्तु भाव भंगिमा दृष्टिकोण एवं शैली शिल्प की दृष्टि से अद्वितीय भी हैं। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में मौलिक चिंतन, शास्त्र संपदा एवं भारतीय लोक संस्कृति देखने को मिलती है। इन्होंने अपने निबंधों में कल्पनाशीलता के साथ जीवन की विषमताओं तथा समसामयिक समस्याओं का विशद चित्रण किया है। ठीक, अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से एक आप देख पा रहे होंगे, अपने निबंध कदम की फूली डाल में उन्होंने विंध्य प्रदेश की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदा का मनोहारी वर्णन किया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। इनका भाई नामक संस्मरणात्मक निबंध अज्ञेय की जीवनी पर आधारित है। मतलब इन्होंने एक संस्मरणात्मक निबंध लिखा है भाई नाम से, जो किस पर है, अज्ञेय की जीवनी पर आधारित है। भ्रमरानंद उपनाम से विद्यानिवास मिश्र ने सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियाँ लिखी थी। यानी कि जो सरस्वती पत्रिका थी ना, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का देहांत हो जाता है, तो उसके बाद कुछ समय जो है उसके संपादन काल से जुड़े रहते हैं श्री नारायण जो है चतुर्वेदी जी। ठीक है, तो उन्होंने मतलब चिट्ठियाँ लिखी थी किसको, भ्रमरानंद नाम से सरस्वती के जो संपादक थे उस समय नारायण चतुर्वेदी उनको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भ्रमरानंद नाम से जो लेखन कार्य करते थे वो विद्यानिवास मिश्र ही थे। ठीक है, इन चिट्ठियों में चीन के आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को लेकर चिंता जाहिर की है। ठीक, अब कुछ अन्य लेखकों के बारे में जान लेते हैं। निबंध लेखक कुबेर नाथ राय जी के बारे में देखें तो इनके प्रमुख जो ललित निबंध हैं, रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, पत्र मणिपुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्र मधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहदमास, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, जो ठेले पर हिमालय है ना, धर्मवीर भारती की ऐसी रचना है जिसमें अनेक विधाएं संकलित हैं, जैसे यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, संस्मरण, व्यंग्य, रूपक, श्रद्धांजलि। तो जो ठेले पर हिमालय लिखा है ना, तो उसमें मतलब केवल निबंध विधा की नहीं है, बल्कि उन्होंने अनेक विधाओं को उसमें सम्मिश्रण किया है। ठीक है, अनेक विधाओं का संकलन उसमें मिलता है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। विराम चिन्ह को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपना सबसे अच्छा निबंध माना है। तो विराम चिन्ह किसने लिखा था, रामविलास शर्मा ने, और उनको अपने निबंधों में सबसे अच्छे वो उसको मानते थे। ठीक, चलिए अब मैं कुछ महत्वपूर्ण निबंधकारों के बारे में आपको बता देती हूँ। उनके प्रमुख निबंध मैंने हाईलाइट किए हैं। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने सारे याद रहते भी नहीं हैं और पॉसिबल भी नहीं है इतने सारे याद रखना। तो आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन महत्वपूर्ण लग रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ। अब आपको ज़्यादा सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करके रखी हुई हैं, जैसे मैंने पहले भी बता दिया है। शिव प्रसाद सिंह का है शिखरों के सेतु, तो यही आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इनका। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए निर्मल वर्मा का है चिड़ों पर चांदनी, और शब्द और स्मृति भी ध्यान रखेंगे आप, कला का जोखिम भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए रविंद्र त्यागी बहुत महत्वपूर्ण लग नहीं रहे हैं, तो इनको याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। शरद जोशी का जीप पर, ये भी एक व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं। ठीक है, तो जीप पर सवार इल्लियाँ,
यत्र तत्र सर्वत्र, इनका ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए कुबेर नाथ राय है, प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी और मराल, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये भी क्या है, एक ललित निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय। अब कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट देखिए। त्रिशंकु 1945 अज्ञेय का पहला निबंध संग्रह है तथा स्मृति छंद उनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ था। तो उनका जो पहला निबंध था वो त्रिशंकु था, और स्मृति छंद यानी लास्ट निबंध था स्मृति छंद, जो कि मृत्यु के बाद उनका प्रकाशित हुआ था। कुट्टिचातन नाम से अज्ञेय ललित निबंध यानी सबरंग लिखते थे। तो एक चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि कुट्टिचातन नाम से कौन निबंध लिखते थे, तो अज्ञेय लिखते थे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी निबंध नुमा किताब संस्कृति के 4 अध्याय पर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी में दिया गया। अब मैंने आपके लिए कहा था कि आपको बताना है, लेकिन मैंने खुद ही बता दिया है, खैर कोई बात नहीं। डॉक्टर नगेंद्र की निबंधात्मक किताब आस्था के चरण में 101 निबंधों का संकलन है। बलकम खुद 1951 में डॉक्टर नामर सिंह का आत्मव्यंजक शैली का निबंध है। ललित निबंध को रमेश चंद्र शाह ने आत्मनिबंध कहा है, ठीक। अब कुछ ललित निबंधकारों के बारे में मैं आपको कुछ निबंधकारों और उनकी शैलियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, निबंधों की केंद्रीय चेतना और निबंधकार। तो केंद्रीय चेतना और यहाँ प्रमुख निबंध, यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे कि ललित निबंधकार कौन कौन हुए हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बैनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह और कुबेर नाथ राय। तो इन्होंने क्या लिखे हैं, ललित निबंध इनके यहाँ इनके निबंधों में ललित निबंध ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, ग्रामीण चेतना के निबंध रामदरस मिश्र ने लिखे हैं, विवेकी राय ने लिखे हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल ने लिखे हैं, ठीक है। विचार या चिंतन प्रधान जो निबंध थे उनमें सबसे पहले आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, फिर आते हैं अज्ञेय, फिर रामविलास शर्मा, भागीरथ मिश्र, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रघुवंश, नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, विष्णुकांत शास्त्री, रमेश चंद्र शाह और पुरुषोत्तम अग्रवाल, ठीक। अब लास्ट है यहाँ पे व्यंग्यात्मक निबंध। तो व्यंग्यात्मक निबंधकारों में प्रभाकर माजवे, अमृत राय, आर्य शंकर प्रसाई, श्रीलाल शुक्र, शरद जोशी, नरेंद्र कोहली और ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी। तो इन्होंने ये है इनकी शैलियाँ, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इस डायग्राम को, ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। मैंने बहुत स्पीड से आपको बताया, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है इसी वीडियो में, इसीलिए मैं काफ़ी स्पीड से आपको बता रही थी। आप लोग चाहो तो वीडियो को स्लो में चला सकते हैं या दोबारा से देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ऑनलाइन पढ़ने का एक यही फ़ायदा होता है कि आप वीडियो को बार बार चला सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के संबंध में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक को लेकर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।